हेलो फ्रेंड्स, मैं श्यामेंद्र सिंह आप लोगों का विद्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही टॉपिक मेंशन कर दिया है कि जेनेटिक्स एंड जेनेटिकल डिजीजेस। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले ये जानेंगे कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ठीक, और फिर जेनेटिकल डिजीज़ क्या होती है। इसके लिए हम करेंगे। जेनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिकल होती है। जेनेटिकल का मतलब पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचती हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एग्ज़ाम में हमारे पूछी भी जाती हैं और हम लोग बाई मिस्टेक कहीं ना कहीं इसको मिस कर देते हैं। हम बैक्टीरियल और फंगल उसके चक्कर में पड़े रह जाते हैं। तो यही देखेंगे कि जेनेटिकल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और कैसे इन्फेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। ठीक, सॉरी, पहले हम बात करते हैं कि जो बाल्डनेस होते हैं, गंजापन, लोगों में अक्सर देखने को मिल जाता है कि जो गंजापन होता है वो अगर उनके मतलब पेरेंट्स में है तो उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बाल्डनेस, यानी गंजापन। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जेनेटिक्स में, जैसे ये काम करता कौन है। भाई मैंने ये तो कहा कि हाँ पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ये काम करता कौन है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम पहले इसी को कर लेते हैं। ठीक है, कौन करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उससे पहले भी हम बात करते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स टीएस मॉर्गन। अगर ये कहा जाए कि मॉडर्न, अगर आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि गार्डन पी पे लगभग 7 साल तक वर्क किया था और उसके बाद इन्होंने ये निकाला था, निष्कर्ष निकाला था या निष्कर्ष तक पहुँचे थे कि जेनेटिक्स यानी जेनेटिकल डिजीज़ या जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से और उनके बच्चों में पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, पहले क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि नोट करेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, इन्होंने वर्क किया था किस पे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने वर्क किया था, यानी जो एक्सपेरिमेंट इनका था, एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, गार्डन पी पे। ठीक, यानी जो खाने वाली मटर होती है उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष तक पहुँचे कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग या उनके संतानों में पहुँचता है। ठीक, तो इन्होंने, अब आते हैं कि आखिर ये काम करता कौन है, जेनेटिक्स में ये काम करता कौन है। तो जो डीएनए होता है इसका वेक्टर जो होता है, ठीक है, वेक्टर, ये होता है डीएनए, यानी जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों में ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए का फुल फॉर्म तो शायद सबको पता होगा, ये बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये करता है कि पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ऐसे जेनेटिकल डिजीज़ें हैं। चूँकि मेरा सेकंड टॉपिक जो पढ़ा हुआ है वो जेनेटिकल डिजीज़ है और उसमें हम पहले बात करते हैं बाल्डनेस की, यानी गंजापन। हम बाइलिंगुअल इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक,
गंजापन, या इसी को बोलते हैं बाल्डरनेस। ठीक, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे चाहे वो पेरेंट्स हों या कोई अगर उनके घर का बच्चा है, अगर किसी का बाल झड़ जाता है, ठीक, तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। और इसमें क्या होता है कि नॉन जेनेटिक नहीं होता, ये जेनेटिक बीमारी है। ठीक, बाल्डनेस संक्षिप्त में हम निपटा रहे हैं क्योंकि पेट को कंसिडर करके हम पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ें आती हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है और इसमें क्या होता है कि ब्लड का कोagulation नहीं हो पाता है, ब्लड का थक्का जल्दी नहीं बनता है। अगर किसी को कोई भी पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अगर हीमोफीलिया से सफ़र कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट जल्दी नहीं बन पाता। अगर कहीं पे कट जाता है या कहीं पे सीजर कोई करना होता है तो उसमें ये चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि उसका अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो पेरेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो यानी हीमोफीलिया हो गया। ये दो बीमारियाँ बहुत कॉमन है। तीसरी चीज़ मैं आता हूँ कि कुछ क्रोमोसोमल डिजीजेज होती हैं, उसमें क्रोमोसोमल डिजीज डिजीजेस, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम, नंबर 1 डाउन सिंड्रोम। ठीक, इसमें क्या होता है कि 21 नंबर की, जैसे हम ये कहते हैं ना कि ह्यूमन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं इनिशियल के, उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। और लास्ट का जो यानी 23rd पेयर जो होता है क्रोमोसोम, वो हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि फीमेल में एक्स पाया जाता है और मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 46 सब में होता है +1 हो जाता है इसमें, यानी टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 47 हो जाता है। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग बताइएगा, कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ। डाउन सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 47 हो जाता है। इसमें जो याद करने की चीज़ है, जो ट्राइसोमी होती है, जो यानी जो एक क्रोमोसोम बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, वो 21st यानी जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है पेयर का, उस पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। यानी जो 21वां पेयर होता है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है 47। ठीक, अच्छा, इससे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा व्यक्ति है जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे कि पॉम क्रेजेस, जैसे जो हाथ की लकीरें होती हैं उसमें बहुत सारी पतली पतली रेखाएं बन जाएंगी। उसका जो फेस होगा, ये जो फेस होता है वो एकदम फ्लैट होगा, ऐसे ना हो करके एकदम चपटा होगा ऐसे, और वो मेंटली रिटार्डेड होगा। यानी जो उसका फेस होगा वो फ्लैट होगा, पाम क्रेजेस बन जाएंगे, यानी बहुत सारी हाथ में बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी, और वो जो व्यक्ति होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी मंद बुद्धि का बालक होगा, यानी मेंटली रिटार्डेड होगा। ठीक, ये हो गया डाउन सिंड्रोम। दूसरा आता है, एक आता है पटाउ सिंड्रोम।
पटाऊ सिंड्रोम में भी नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो 47 हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि अगर इसको याद करना हो तो जो ट्राइसोमी होती है इसमें, ट्राइसोमी का मतलब जहाँ पे 2 क्रोमोसोम पाए जा रहे थे जिस नंबर पे यानी जिस पेयर पे, वहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है, तो ये ट्राइसोमी जो हो रही है वो 13th पेयर पे हो जा रही है। यानी इसको याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि 13 को पटाऊँ, यानी 13वें नंबर पे जो ट्राइसोमी हो रही है वो पटाऊ सिंड्रोम के लिए। ठीक, इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि जो व्यक्ति होता है वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ का मतलब कि जैसे वो मेंटली रिटार्डेड भी होगा, उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी। यानी इसमें लिख दे रहे हैं मेंटली रिटार्डेड, ठीक, जो बॉडी डेवलपमेंट है वो भी बॉडी